Morning, students. In our last class, we have discussed the digestive system and the respiratory system, right? That how does the process of respiration takes place in human body, and how does all the individual cells do respire, and the oxygen get transported to all the individual cells of our body, that all the things we have seen in our last class, right? अब इस ऑक्सीजन का और फूड का ट्रांसपोर्टेशन हर एक सेल तक किस तरीके से होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हर सेल से किस तरीके से कलेक्ट होकर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. दैट हाउ डज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड द अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, राइट? हमारी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, दैट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है और सारी चीज़ें पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, दैट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी हियर. We have seen in previous section that the blood transports food, oxygen and waste material in our bodies. हमने previous section में देखा था कि जो blood होता है वो food, oxygen और waste material को transport करता है एक organ से दूसरे organ में. In class 9th we learnt about blood being a fluid connective tissue. हमने क्लास 9th में ये भी पढ़ा था कि जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, राइट? वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. ब्लड जो है वो फ्लूइड के फॉर्म में होता है, राइट? आपको पता है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और उस मीडियम को हम बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें कि कुछ सेल्स होते हैं, राइट? आपको पता है हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट हमारे ब्लड में कैपिलरीज भी होती हैं, कॉर्पस्कल, सॉरी. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व्ड फॉर्म. और ये जो प्लाज्मा है वो क्या काम करता है, वो फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, राइट? मतलब हमारी पूरी बॉडी में फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट है उन सब का ट्रांसपोर्टेशन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू, और ब्लड में भी स्पेसिफिकली प्लाज्मा के थ्रू. ऑक्सीजन इज कैरीड बाय द रेड ब्लड सेल्स. जो ऑक्सीजन है उसको कौन कैरी करता है? रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं. मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड. और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चीज़ें जैसे कि सॉल्ट्स हो गए, वो भी ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर. We does need a pumping organ to push blood around the body. इसलिए हमको एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है, एक ऐसा ऑर्गन जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करवा पाए, राइट? सो हमको एक ऐसे ऑर्गन की ज़रूरत होती है जो कि ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंपिंग करवा पाए, पूरी बॉडी में पहुंचा पाए, और ये काम करता है हमारा हार्ट. A network of tubes to reach all the tissues and the system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. और एक पंपिंग ऑर्गन के अलावा हमको ब्लड वेसल्स की ज़रूरत होती हैं, जिन वेसल्स के थ्रू ये ब्लड फ्लो होकर हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच पाए. और इसके अलावा हमको एक ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत होती है, एक ऐसी सिस्टम की ज़रूरत होती है जो इस पूरे नेटवर्क को मैनेज कर सके, और अगर कोई चीज़ कहीं पर डैमेज हो रही है तो वो उसको करेक्ट कर सके, राइट? रिपेयर कर सके. तो अगर कोई कैपिलरी या कोई ब्लड वेसल में कोई डैमेज है तो उस चीज़ को रिपेयर कर सके, ऐसा एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, राइट? सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत. पहला एक पंपिंग सिस्टम, पंपिंग ऑर्गन. दूसरा ब्लड वेसल्स. एंड द थर्ड थिंग एक ऐसा सिस्टम जो कि चीज़ों को रिपेयर कर सके.
नाउ आवर पंप द हार्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट, राइट। आपको पता है हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, और हार्ट बीट करने के साथ साथ बेसिकली ब्लड को पंप करने का काम करता है, राइट। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ विच इज़ एज बिग एज अवर फिस्ट। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, राइट, मसल्स से बना होता है, और वो एक फिस्ट जितना बड़ा होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide, right। हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन का भी हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो रहा है। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सारे सेल्स तक जा रहा है, और सारे सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हार्ट तक फिर से आ रहा है, राइट। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का होता है। और चूंकि प्योर ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए हमारे ब्लड में इसलिए हमारे हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, राइट। मतलब प्योर ब्लड का चैम्बर अलग होगा, इम्प्योर ब्लड का चैम्बर अलग होगा, सो दैट जो ब्लड्स हैं वो मिक्स ना हो पाए। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed. हार्ट का वो वाला चैम्बर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो हार्ट से कनेक्टेड, लंग्स से कनेक्टेड होता है, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हार्ट से होते हुए लंग्स में चली जाए और लंग्स से वो बाहर चली जाए, हम उसको एक्सहेल कर दें, राइट। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से होते हुए हमारे हार्ट तक पहुँचे। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जहाँ पर ये जो हार्ट है वो उसको पंप करके हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, हमारी पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक वो उस ब्लड को पहुँचाता है, राइट। सो इस तरीके से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, राइट। वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the thin walled upper chamber of the heart on the लेफ्ट एट्रियम। जो प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। हियर यू कैन सी दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो आता है लंग्स से। उसके बाद क्या होता है, द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। जब लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड आता है तब जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स करती है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड्स। और उसके बाद जब इसमें ब्लड आ जाता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब ये सिकुड़ने लगती है। और जब ये सिकुड़ती है तो उसी समय जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एक्सपांड होने लगती है, राइट। दिस इज़ द लेफ्ट एट्रियम और दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब ये वाला पार्ट सिकुड़ने लगता है तो ये वाला जो पार्ट है वो एक्सपांड होने लगता है, राइट। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन the left atrium relaxes when it is collecting this blood, then contracts, while the next chamber, the left ventricle, expands so that the blood is transferred to it। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपांड होती है तो लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। नाउ व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस समय ये जो प्योर ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और इस तरीके से जो प्योर ब्लड है वो हमारे हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है। अब बात कर लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, मतलब
जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ज़्यादा होती है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कम्स फ्रॉम ऑल द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट। इसका मतलब हमारे बॉडी के हर एक पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है, द राइट साइड। अब अगेन द सेम थिंग होगी, जो राइट एट्रियम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, द upper chamber on the right atrium as it expands, as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates, right। और जो राइट एट्रियम है अब वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो राइट वेंट्रिकल है जो कि नीचे की साइड है वो एक्सपांड होगा, और जब वो एक्सपांड होगा तो ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा। दिस ट्रांसफर्स ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, और इसके कारण जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होगा, विच इन टर्न पम्प्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। और यहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है जो प्योर ब्लड होता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से फिर से हमारे लंग्स में चला जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। सिंस द वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन द आर्टरिया डू। जो वेंट्रिकल्स हैं उनको पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू द एट्रियम्स, राइट। क्योंकि वेंट्रिकल्स जो हैं उनको प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी करवाना होता है, इसलिए उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो आर्टरीज़ हैं उनकी वॉल्स थोड़ी सी थिन होती हैं। वॉल्स एंश्योर्स दैट द ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये जो वॉल्स होती हैं वो बेसिकली क्या काम करती हैं कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो ना हो। जैसे हमारे घरों की पाइप्स में जो वॉल्स होते हैं उनका भी काम यही होता है, पानी के फ़्लो को रोकना, राइट। सो वैसे ही जो हमारी वेन्स होती हैं, जो हमारी वेंट्रिकल्स और वेंट्रिकल्स होती हैं, और जो हमारी वेंट्रिकल्स होती हैं उनमें भी इस तरह की वॉल्व्स होती हैं जो कि ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बैकवर्ड फ्लो को रोकती हैं जब ये जो वेन्स हैं या जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उस समय, राइट। ताकि ब्लड का फ्लो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना हो, इसलिए ये वॉल्व्स होती हैं हमारी बॉडी में। नाउ ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड को एंटर करवाता है हमारे लंग्स में। द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। जो राइट साइड और लेफ्ट साइड होता है हार्ट का वो अलग अलग इसलिए होता है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो पाए, राइट। सो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो पाए, इसलिए जो दोनों साइड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। और ऐसा सिस्टम होने से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, बहुत एफिशिएंट वे में होता है। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स। और इस तरह का सिस्टम उन एनिमल्स के लिए ज़रूरी है जिनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, राइट। क्योंकि बर्ड्स को फ्लाई करना पड़ता है, मैमल्स को भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और वो कंटिन्यूसली अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपनी एनर्जी को यूज़ करते रहते हैं, राइट। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पज़, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट। और ऐसे एनिमल्स
जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए एनर्जी को यूज़ नहीं करते हैं, उनकी बॉडी में जो टेम्परेचर है, उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कौन कंट्रोल करता है? एनवायरनमेंट. Such animals like amphibians and many reptiles have three-chambered hearts and tolerate some mixing of oxygenated and deoxygenated blood streams. और ऐसे एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, उनमें 3 चैम्बर्स होते हैं. नॉर्मली हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, राइट. लेकिन जो इस तरह के एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में 3 चैम्बर्स होते हैं, ना कि 4. एंड द टॉलरेट हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट्स. Such animals like amphibians or many reptiles have 3 chambered hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood streams. और ये जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो किस किस में होता है? एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में. एम्फीबियंस वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं और रेप्टाइल्स वो एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं, राइट. सो ऐसे एनिमल्स की बॉडी में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है. और बेसिकली 3 चैम्बर्ड हार्ट भी वही काम करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना. फिशेस ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर्स टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्ड्स. जो फिश होती हैं उनमें केवल 2 चैम्बर हार्ट होता है और जो ब्लड है वो गिल्स, हम में द मैमल्स हो गए और ह्यूमन बींग्स हो गए उनमें लंग्स होते हैं. लेकिन जो फिश होती है उसमें रेस्पिरेशन के लिए एक अलग ऑर्गन होता है जिसको हम गिल्स बोलते हैं, राइट. सो फिशेस में रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल्स की हेल्प से. और इन गिल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और गिल्स में जाने के बाद ये जो ब्लड है वो उनकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दस ब्लड गोज only once through the heart in the fish during the cycle of the passage through the body. इसलिए जो फिश होती हैं उनकी बॉडी में जो ब्लड है वो केवल एक ही बार हार्ट से पास होता है. On the other hand, it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates. लेकिन अगर हम दूसरे एनिमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी में जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार गुजरता है. एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक बार सप्लाई के लिए, और दूसरी बार जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में आता है उस समय, राइट. लेकिन फिश की बॉडी में केवल एक ही बार जो ब्लड है वो हार्ट से गुजरता है. दिस इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन. और इस प्रोसेस को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से गुजर रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. नाउ ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा. डॉक्टर्स जो हैं वो ब्लड प्रेशर मैनेज करते हैं, मेजर करते हैं. तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? और आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होना. सो ब्लड प्रेशर से हम क्या समझते हैं? दैट थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर. द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि कोई भी लिक्विड हो या कोई भी गैसेस हो, अगर वो किसी कंटेनर में हैं तो वो अपने कंटेनर की वॉल्स पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट. मतलब जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो अगर किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो अपने कंटेनर की वॉल्स पर कोई ना कोई फोर्स डेफिनेटली अप्लाई करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पाइप है, उस पाइप में अगर पानी भरा हुआ है और अगर हम उसमें छेद कर दें तो पानी जो है वो फाउंटेन के फॉर्म में बाहर आता है, राइट. इसका मतलब क्या? जो वाटर है वो पाइप की वॉल्स पर एक फोर्स अप्लाई करता है और सिमिलरली वैसा ही फोर्स जो ब्लड हैं वो हमारी वेसल्स पर अप्लाई करती हैं, राइट. जो हमारी वेसल की वॉल्स होती हैं उन वॉल्स पर जो ब्लड है वो फोर्स अप्लाई करता है. दिस प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स. ये जो प्रेशर है वो आर्टरीज में बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट इन वेन्स, राइट. आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो प्योर ब्लड को कैरी करती हैं और वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं, राइट. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेन्स के थ्रू फ्लो होता है। और सिंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की स्पीड ज़्यादा होती है इसलिए आर्टरीज जो हैं वो थिक होती हैं एज कम्पेयर टू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो धीरे धीरे फ्लो करता है, इसलिए वेन्स की जो वॉल्स हैं वो थोड़ी सी कम थिक होती हैं। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल contraction is called the systolic pressure, and the pressure in artery during ventricular diastole relaxation is called diastolic pressure. आर्टरीज में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय के प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, और जब रिलैक्सेशन होता है तो उस समय के प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। The normal systolic pressure is about 120 mmHg and diastolic pressure is 80 mmHg, राइट। आपको पता है जो डॉक्टर्स हैं वो दो तरीके से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, पहला कॉन्ट्रैक्शन के समय, दूसरा रिलैक्सेशन के समय, राइट। सो जो सिस्टोलिक प्रेशर रहता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन के समय का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 120 mmHg। Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी, और रिलैक्सेशन के समय जो ब्लड प्रेशर है वो होना चाहिए 80 mmHg, दैट इज Hg का मतलब अगेन द मर्क्यूरी, राइट। नाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर, राइट। जो ब्लड प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन and is measured by constriction of arterioles which results in increased resistance to blood flow. हाई ब्लड प्रेशर को बोला जाता है हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन क्यों होता है, कॉन्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स के कारण, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, जिसके कारण ब्लड के फ्लो में ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है, ज़्यादा रुकावट आती है। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड द इंटरनल ब्लीडिंग, और इसके कारण क्या हो सकता है, आर्टरीज में रप्चर्स हो सकते हैं, मतलब जो आर्टरीज हैं उसमें छेद हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकती है, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आर्टरीज में छेद हो जाएंगे तो फिर जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं, हमने हार्ट के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक कैरी करती हैं, उनका क्या काम होता है, राइट। आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या काम करती हैं, ब्लड को हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती हैं। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। एंड आपको पता है जब हार्ट जो है वो पंपिंग का काम कर रहा है, और जब वो पंप जस्ट करेगा तो उस समय जो ब्लड का प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर थोड़ा ज़्यादा दूर ब्लड चला जाता है उसके कंपैरिजन में, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक मोटर है वो पाइप को थ्रो कर रही है, एक मोटर की हेल्प से हम वाटर को थ्रो करवा रहे हैं, तो वाटर जब मोटर है वो स्टार्टिंग में जब वाटर को फेंकेगी तो उस समय वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर वाटर कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है उसके बाद हम मेजर करें तो, राइट। तो सिमिलरली वही चीज़ है ब्लड के केस में कि जैसे ही हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए जो आर्टरीज़ हैं उनकी वॉल्स थिक होती हैं एज कम्पेयर टू द वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, राइट। सारे ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके वो वापस हार्ट तक पहुंचाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज़ नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, और इनको थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ब्लड का प्रेशर ऑब्वियसली कम हो चुका होता है और इसलिए इनकी वॉल्स जो हैं वो थिन होती हैं। इंस्टेड दे हैव वॉल्स दैट एंश्योर्स दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, लेकिन इसमें वॉल्स ज़रूर होती हैं, राइट।
और वॉल्स का काम क्या होता है कि ब्लड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो ना हो और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो हो. On reaching an organ or tissue, the artery divide into smaller and smaller valves to bring the blood in contact with all the individual cells. एक ऑर्गन या एक टिश्यू तक पहुंचने के बाद जो आर्टरीज हैं वो छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं ताकि हर एक सेल तक जो ब्लड है वो पहुंच पाए, जिससे कि हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल पाए. द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज. जो सबसे छोटी वेसल होती हैं उसकी जो वॉल है वो केवल एक सेल की बनी होती है और उसको बोला जाता है कैपिलरीज. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल. और जो मटेरियल है, फूड मटेरियल, वाटर और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, उनका जो एक्सचेंज है वो इसी थिन वॉल से होता है, इसी थिन वॉल की हेल्प से होता है. द कैपिलरी देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू. और ये जो कैपिलरी है वो एक साथ जुड़कर वेन्स बना लेती हैं और इन वेन से होते हुए जो ब्लड है वो दूसरे सभी ऑर्गन से होते हुए हमारे हार्ट तक पहुंच जाता है, राइट. और इस तरीके से ये जो वेसल्स हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हमारी बॉडी में, राइट. हमारी बॉडी में जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इन ब्लड वेसल्स के द्वारा, राइट. नाउ हमने पढ़ लिया हार्ट का काम और दूसरी चीज़ ब्लड वेसल्स का काम, राइट. अब तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी एक ऐसा सिस्टम जो कि किसी भी डैमेज को कंट्रोल करता है और अगर कोई भी डैमेज है तो वो उस डैमेज को सही करने का काम करता है, राइट. और इसके लिए हमारी बॉडी में जो ऑर्गन या जो सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है प्लेटलेट्स, राइट. वॉट हैपन्स इफ दिस सिस्टम ऑफ द ट्यूब डेवलप्स अ लीक. क्या हो अगर कोई भी ब्लड वेसल जो है उसमें एक छोटा सा छेद हो जाए, उसमें से अगर ब्लड लीक होने लग जाए. थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग. और अगर हमको कहीं इंजरी हो जाती है, अगर हमको कहीं चोट लग जाती है और वहाँ से खून निकलने लग जाता है, राइट. सो वहाँ से अगर खून निकल रहा है तो कुछ समय बाद वो जो जगह है वो ऑब्वियसली वो इंजरी जो है वो सही हो जाती है, राइट, कुछ समय बाद. तो उसको सही करने का काम कौन करता है? उसको सही करने का काम करती हैं ये प्लेटलेट्स, राइट. नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज्ड. ऑब्वियसली बात है हमको ब्लड के फ्लो को कम से कम करना होता है. हम चाहते हैं कि कम से कम ब्लड हमारा लॉस हो. इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम. और इस लीकेज के कारण जो प्रेशर है उस पर भी फ़र्क पड़ता है, जिसके कारण पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी पे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा. टू अवॉइड दिस ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल्स which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injuries, right. और जिस भी जगह पे आपको इंजरी हुई है वहाँ पे जो ब्लड क्लॉट्स हो जाते हैं, जो ब्लड है वो जम जाता है, वो किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण. और अगर ये प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, ब्लड जम नहीं पाएगा. और अगर ब्लड जम नहीं पाएगा तो वहाँ से ब्लड फ्लो होता रहेगा और आपकी बॉडी में से ब्लड ख़त्म हो जाएगा, राइट. इसलिए जो प्लेटलेट्स हैं उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में. अगर ये नहीं होंगी तो हमारी बॉडी में से ब्लड इसी तरह से फ्लो होता रहेगा और इवन वी वुड डाई. नाउ लिम्फ का क्या काम होता है इस पूरे सिस्टम में, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो समझते हैं. देयर इज़ वन अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन. एक और टाइप का फ्लूइड होता है जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड. Through the pores present in the walls of the capillary, some small amount of plasma, protein, and blood cell escape into the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph.
इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। जो लिम्फ होता है वो ब्लड प्लाज्मा की ही तरह होता है, लेकिन कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है और उसमें कम प्रोटीन होता है, राइट। एज कम्पेयर टू द ब्लड प्लाज्मा, उसमें जो प्रोटीन होता है वो कम अमाउंट में होता है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उनमें लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं और इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू ये जो लिम्फ है वो फ्लो होता है, राइट, विच जॉइंट्स टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स दैट फाइनली ओपन इन द लार्जर वेन्स। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन and drains excess fluid from extracellular pack back into the blood। और ये जो लिम्फ्स हैं वो क्या करती हैं, ये जो लिम्फ्स हैं वो फैट और प्रोटीन्स को कैरी करने का काम करती हैं। जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट होते हैं उनको ड्रेन करने का काम और उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो ये लिम्फ्स करती हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने पढ़ लिया एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।